व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से देखने वाले कुछ अनोखे फैक्ट जो कि बनाया फैक्ट माइंडेड बाय ने, और ऑल द वीडियो क्रेडिट्स गोस टू फैक्ट माइंडेड बाय। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? नहीं। सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? कैसे सिर्फ इस बंदे के दोनों अलग अलग होते हैं क्या भाई? ये तो नहीं हो सकता। मेरे को आज तक नहीं पता था कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों अलग होते हैं। चलो आगे पता चल ही जाएगा। ना बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई। क्यों वाह। आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। क्या? लेकिन क्यों? क्या बात ये कर रहे हो? जानवर ऐसा क्यों करते हैं? तो मतलब आज का वीडियो होने वाला है एकदम धमाकेदार, तो वीडियो में बने रहो और लास्ट तक देखना वीडियो। तो एंड तक देखना। एम है 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं। नंबर 15, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला चींटीखोर जाइंट एंटीटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, बल्कि ये हाथी जैसा क्यों दिख रहा है भाई? बस मेरे को ही लग रहा है कि तुम लोगों को भी लग रहा है कि हाथी जैसा दिख रहा है? बस मुंह थोड़ा सा उसके जैसा है। मैं फोटो डाल रहा हूँ, ऊपर देख लो, उसके जैसा। तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए अच्छा। भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी भाई लिटरली इसके पैर जो है वो असली मुंह लग रहा है और असली मुंह पैर लग रहे हैं। जो भी बोले, ऐसे टाइप के आर्ट्स तो बस नेचर में ही मिल सकते हैं तुमको। टांग है और कौन सा इसका मुंह। नंबर 14, अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है क्यों भाई? होली सेपल्कर, और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये क्यों जीसस क्राइस्ट को अगर उधर चढ़ाया गया था तो फिर तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो उसके लिए? बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी? पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही यही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में एक मॉन्क ने एक कुर्सी थोड़ी सी इधर से उधर क्या कर दी, इनके बीच तो मैटर हो गया कि ये चीज तो क्या मतलब क्यों फालतू का लड़ रहे थे? इंसानों को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। सबसे मजेदार बात क्या है पता है? अगर 2 इंसान लड़ रहे, ठीक है, और बाकी लोग खड़े होकर देख रहे और वो लड़के है तो वो भी कूद जाएंगे। उनको जानना नहीं है कि हुआ क्या है, उनको बस अपने जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलना है बस। वो घुस जाएगा और फाइट के बीच में 2-4 मुक्के बजा के बाहर आ जाएंगे। फिर ढूंढते फिर किसने मारा है तुमको। 6 ने अप्रूव ही नहीं की थी, और 12 मॉन्क इसी मैटर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए, और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने के पहले से यहाँ रखी है। हाँ? जब तक ये 6 ग्रुप अलाउ नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। नंबर 13, इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। ये मछली है? इसका मुंह कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है मेरे को। पता नहीं, बट कहीं पे तो देखा है इसको। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉबफिश। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था। मगर इस मछली के इतना बदसूरत होने का कारण हम इंसान ही हैं। हाँ? लेकिन वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉबफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में 9,200 फीट की गहराई में पाई जाती है। मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इतने प्रेशर में कोई कैसे रह सकता है। अगर तुम सोचो, तुम थोड़ा सा भी नीचे अगर एक कैन भी डालते हो तो वो ऐसे पिचक जाता है पूरा, ठीक है, उसके अंदर से जो भी होता है वो निकल जाता है भाई। पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है, मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 12, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकल। एक सेकंड, बट क्या मतलब है कि कोई भी इसे शार्क के बगैर भी यूज कर सकता है? बहुत ही सीरियस मैटर है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं। और शार्क हमला ना करे, इसीलिए इसकी धार में एक छेद होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बॉटल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घोंपकर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी।
नंबर 11, एरोप्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा अरे, अरे। डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है। भाई वो प्लेन है भाई, अपने पतंग थोड़ी ना है कि टेप से चिपका दोगे। भाई पतंग पे बंदे नहीं होते, उसमें पैसेंजर नहीं होते। अगर पतंग काट भी गई तो कोई उसके साथ उड़ के नहीं जाएगा भाई, लोगों की जाने चली जाएगी भाई। इसमें टेप ला के तुम उड़ा रहे हो, पतंग थोड़ी ना है ये। जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है और एरोप्लेन की विंडो पे ये छोटा सा होल क्यों होता है, आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है जो हाई स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। भाई मतलब सेफ है फिर भी यार प्लेन में तो टेप मत लगाया करो। अगर कुछ होता है तो संग फिक्स कर दिया करो। एक प्लेन का टिकट तो 10,000 होता है, कम से कम थोड़ा तो लगा दिया करो यार। और घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है, कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड। गरीब लोग प्लेन पे नहीं बैठते मित्र, हमारे लिए ट्रेन बनी है, हम ट्रेन पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं इसलिए। नंबर 10, चिली से करीब 3,500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं। मेरे को जिंदगी में एक बार उधर जाना है और ये देखना सिग्मा स्टैचू। उफ भाई, मेरे को जो लगता है ये इनका फेस ऐसा बहुत मजेदार लगता है मेरे को। कम नहीं है, क्योंकि मुआई नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया भाई मैं मान ही नहीं सकते कि ये इंसानों ने बनाया है। नहीं भाई, मैं मान ही नहीं सकता इसको। और अगर बनाया भी होगा, ठीक है, इसको उठा के नहीं लाए, क्योंकि तब ऐसे कोई टेक्नोलॉजी था ही नहीं कि भाई कैसे उसको लेके आते उधर। और लेके भी आ गए, खड़ा भी कर दिया, उसके पिलर के ऊपर खड़ा कर दिया उसको। मतलब ऐसे नहीं, मिट्टी के ऊपर नहीं हो, उसके लिए एक अलग से जगह बनाया, उसके ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे पकड़ के, जैसे हम रखते हैं ना, एक पकड़ के ऐसे रख दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल भाई? अगर 500 लोग लग रहे एक चीज को बस खींचने के लिए, उसको तुम उठा के खड़ा करके कैसे बैलेंस करके कैसे रख रहे हो, मेरे को ये बता दो। आइदर एलियन का है या तो फिर कोई किसी भूत ने बनाया होगा इसको शायद। चलो आगे देखते। पता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद मैं तो वेट इसका कम सोच रहा था, 14 हाथियों की जितनी वेट है इसकी। आई डोंट नो कैसे इसको इधर से इधर लेके आते हैं। पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। नहीं देखो, मानने को तो मैं कुछ भी मान लूंगा, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यार। मतलब तुम सोच के देखो कैसे हो सकता है ये। तुम कुछ भी एआई से बना दोगे, इससे नहीं होता यार। तब तो वीडियो भी नहीं था ऐसा। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, 1962 में निक होलोयाक जूनियर ने दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए एक चीज मेरे को थोड़ा सा पता है, मैं बताना चाहूंगा कि रेड और ग्रीन लाइट बन जाती थी, ठीक है, लेकिन तब सबको लगता था कि ब्लू लाइट बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब लगता नहीं था, एक्चुअली इम्पॉसिबल ही था। लेकिन वो बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल छुपा है, तो हुआ इन फ्यूचर। 2 एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके ना व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्लेस पॉसिबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शुजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। अब RGB कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट
एलईडी भी बनाई गई, या तो आरजीबी मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोटिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, टीवीज, लैपटॉप्स और एलईडी बल्ब्स सब इसी ब्रेक थ्रू की वजह से पॉसिबल। ओ भाई, मतलब आज हम जो लाइटिंग वगैरह देख रहे, मतलब तुम जो मेरे बैकग्राउंड में जो नीला कलर देख रहे हो, ये भी उन्हीं की वजह से। तो थैंक यू हमारे जिंदगी को इतने कलरफुल बनाने के लिए। उसके बगैर तो कुछ बनने से रहा था, क्योंकि कोई भी कलर बनाना होगा तो रेड, ग्रीन और ब्लू चाहिए होता है उसके लिए। मतलब हमारा जो फोन, मॉनिटर, जो भी चीज़ है सब इसी की वजह से चल रही है, और अगर नहीं होता तो सब स्वाहा हो जाता। शूजी नाकामुरा को इस शानदार इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। हाँ। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी, पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही दैट्स अ गुड पॉइंट। मेरे को पता नहीं, मेरे को जानना है ये चीज। नहीं। तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारी धरती तक पहुँचती है। नंबर 7, इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं, मेरे को सच्ची में ये चीज नहीं पता थी। थैंक यू। इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि F1 कार का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड्स। इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, गाइस मेरे को बताना किन किन का सपना है कि लाइफ में एक बार F1 कार चलानी है। मेरा तो है भाई, थोड़ा सा। बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिलीसेकंड्स के आसपास, और F1 कार से टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रांग होती है। ब्रेकिंग 40 किलो बोलने में मेरे को फील कैसे आ गया गर्दन में, पता नहीं। की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है, और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उन पे 5G या 6G तक की फोर्स पड़ती है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो मतलब मेरे को पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि जो चीज भाई ने बोल दिया अभी, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी चला पाऊंगा। 40 किलो यार, मर जाओगे यार इतने में तो मेरा गला टूट के आ जाएगा बाहर। इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। मतलब अंदर एसी। और कुछ है? और कुछ बचा है भाई? वो भी बता दो। नहीं बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मतलब वैसे भी चलाने तो हम वाले नहीं थे, क्योंकि उतना पैसा है नहीं अपने पे। तो बता ही दो। नहीं, तंदूर चालू रहता है, इसीलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 6, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर का नाम है ऑटर, जो तालाब, नदी और समुद्र के किनारे रहता है, और ये पानी। क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो? में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये पत्थरों से ही क्यों खेलते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से शेल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सी ऑटर होते हैं वो शेल वाले जीवों को खाते हैं, तो ये उनके शेल को पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं, और इन्हें ऐसा करने में मजा आता है। क्यूट तो है, ये ऐसा करते हैं। बहुत क्यूट है यार। नो कमेंट्स। नेक्स्ट फैक्ट। नंबर 5, देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का शेर के बाड़े में घुस गया, और फिर जैसे ही शेर इसे खाने को आगे बढ़ा तो इसने शेर। भाई माँ कसम, अरे इंडिया में ऐसा क्यों होता है यार? पता नहीं यार, मतलब शेर को ही उंगली दिखा दी, और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद रेहान भाई ने कुछ देर शेर। भाई दारू पिए उसने, वो कुछ भी कर सकता है भाई। तू खुद की चिंता कर। शेर भैया आप खुद की चिंता करो, ठीक है? उस जल्लाद से दूर रहो पहले, वो कुछ भी कर सकता है। अभी शेर से बात की, जो शेर को घंटा भी समझ नहीं आई, इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही क्या
उसको गुस्सा आ गया, उसके बाजू में जो 4 पैरों में चल रहा है ना, उसको अगर गुस्सा आया ना तो वो गुस्से के लायक नहीं रहेगा। पता नहीं मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कराने लगा और इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिशियल्स ने रेहान भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। नंबर 4, मेरे को तो लगता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया होगा, नहीं तो वो खाना बन जाता भाई अभी तक, उसको खा के शरीर को नशा हो जाता। अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। हाँ? सुन के शौक लगेगा, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। हाँ? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। तभी यूएस नेवी को एक अननोन सबमरीन दिखी जो समुद्र के काफी अंदर थी, और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली। और भाई वो सबमरीन लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से। नाम था B-59। अब यूएस नेवी ने उस सबमरीन को पानी के सरफेस पे बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो उल्टा ही असर हो गया, क्योंकि वो सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता लगा पाए कि जो बॉम्ब फोड़े गए हैं ये उनपे अटैक किया गया है या हमको ऊपर बुलाकर बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों हाँ कह चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम था वसीली आर्किपोव, उसने मना कर दिया। बोला हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके ना कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कह देता तो यूएस पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी। लेकिन एक आदमी का पेशेंस, उसका डिसीजन पूरी दुनिया को बचा गया। नाम याद रखना, वसीली आर्किपोव। हमें वर्ल्ड वॉर 3 से बचाने के लिए हीरो जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? नहीं पता। गोली मार भाई उसने। मेरे को तो आज तक यही लगता था कि दोनों सेम है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों अलग प्राणी होते हैं। वो भी ये भी आज जान लेंगे। अब बताओ भाई कौन मरा, एलिगेटर या क्रोकोडाइल? नहीं पता तो बेफिक्र रहो, आज समझा ही देता हूँ। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है नाक की शेप। एलिगेटर का स्नाउट चौड़ा होता है और यू शेप में होता है। वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला होता है वी शेप में। और एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और मेरे को स्क्रीन में देख के बड़ा डर लग रहा है इससे। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे को देख सकता है और मेरे को खाना चाहता है। नहीं हुआ मैं टेस्टी, प्लीज मत खा यार। पूरा पसीना पसीना हो गया वीडियो के चक्कर में। प्लीज यार मत, मेरे को मत खा। नीचे का बराबर होता है, इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ दिखते हैं। नंबर 2, ये है कयामत का बैंक, जो शायद कयामत के दिन ही खुलेगा। नॉर्वे के एक ठंडे और सुनसान आइलैंड पे एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट, जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा, सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इम्पोर्टेंट फसल के बीज, गेहूँ, दाल, चावल, छोले, का सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्ट्रॉइड टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा उगाया जा सके। इसीलिए इसे डूम्सडे वॉल्ट। मेरे को एक चीज जानना है कि इनको कैसे पता कि उधर कोई जिंदा भी रहेगा? ये भी तो हो सकता है कि उधर के लोग भी मर जाए। उनको निकाल के लगाने के लिए भी तो लोग जिंदा होना चाहिए। अगर कुछ होता है, ठीक है, अगर सोचो कि उसी के ऊपर मीटियोर गिर गया, फिर नहीं भाई, मैं तो हूँ ओवरथिंकर, मैं तो करूँगा ओवरथिंक करने में क्या जाता है। यानी कि कयामत का बैंक। अब सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। नंबर 1, ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक नर पफरफिश बनाता है 7 से 9 दिन तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके अपनी मादा के लिए। इसमें सिंपल भाषा में एक कॉर्पोरेट मजदूर है जो कि समझदार हो बाकी तुम समंदर के कॉर्पोरेट मजदूर। ये समंदर की रेत में ऐसे नाच नाच के बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर उसे सजाने के लिए शेल्स के टुकड़े उठा उठा कर लाता है और तमीज से सजा देता है। और अगर कोई टुकड़ा इस बीच में डिजाइन खराब करने आ जाए तो ये उसे तुरंत हटा देता है, वरना मादा नाराज हो जाएगी। एनीवेज, तैयार होने के बाद मादा मटकती हुई आती है और सबके ताजमहल चेक करती है, और जिसका भी सबसे मस्त लगता है उसी के बीच बैठकर मादा अंडे दे देती है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्या? बहुत मजेदार था भाई, आज तो बहुत कुछ जानने को मिला। बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए पीस आउट।